हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का डेमोक्रेसी इन इंडिया का नेक्स्ट पार्ट। तो जैसा कि अभी कुछ दिनों से वीडियोस जो है अपलोड नहीं हो रहे थे, लेकिन आज के बाद से क्लास 10, 11th और 12 सबके वीडियोस जो है रेगुलरली आते जाएंगे। तो ये जो क्लास 10th का जो वीडियो है सोशल साइंस का, साइंस का और मैथ्स का, वो भी आएंगे। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है शेयर करें, जिससे ये वीडियोस उन लोगों तक पहुंच सके और उन लोग जो स्कूल ऑफ है जिस कारण से उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही किसी भी रीजन से, वो कंटिन्यू कर सके। जैसा कि इसके पहले साल के जो बच्चे थे जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया था मुझे, बहुत सारे वीडियोस उन्होंने शेयर किया था। सो वही एक्सपेक्टेशन आज आपसे है कि आप इन वीडियोस को प्लीज शेयर करना। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, ठीक है। ऑलरेडी सोशल साइंस के बहुत सारे चैप्टर्स के वीडियोस अपलोडेड हैं, आप उसको देखते जाओ और अच्छे से पढ़ते जाओ। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर 14 में, वो है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एंड स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। देखो, डेमोक्रेसी इन इंडिपेंडेंस इंडिया में इसके पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ लिया था कि किस तरीके से जो है इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, किस तरीके से हिंदू कोड भी लाया, किस तरीके से हमारा इंडिया इतने सारे जो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड था, उन्होंने फ्रीडम फाइटर्स के हेल्प से हमने ब्रिटिशर्स को हराया, फिर वो वहां से चले गए, फिर हमने एक प्रॉपर कंट्री डेवलप किया। ये सब चीजें हमने वहां पर पढ़ी थी। लेकिन ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के तो चले गए थे, लेकिन उनके छोड़ के जाने के बाद वो बहुत सारी प्रॉब्लम जो है हमारे इंडिया के लिए भी रख के गए थे। अब वो प्रॉब्लम क्या है, देखो, अगर हम लोग बात करें ब्रिटिशर्स की, तो ब्रिटिशर्स का जो रूल था वो पूरे इंडिया में नहीं था। बहुत सारे ऐसे जगह थे जहां पर ब्रिटिशर्स ने जो है अपनी कॉलोनी नहीं बनाई थी। बहुत सारे वहां पर प्रिंसली स्टेट थे जहां पर जो है एक इंडिपेंडेंट किंग जो है वहां पर रूल किया करते थे। तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़कर गए, तो उन्होंने जितने जगह पर जो है अपनी कॉलोनी बनाई थी, जितने एरिया पर, मद्रास, चेन्नई, बंगाल, ये सारे रीजन इंडियन को तो मिल गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह थे जो कि इंडिपेंडेंट थे, तो वो इंडिया के पार्ट नहीं बने थे। उसके बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, उसके बाद क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि अलग अलग लोग जो है अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट का डिमांड करने लगे। तो वो सब चीजें क्या है अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर दैट इंडिया वुड बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में कंप्लीट हो गया था, तो उस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ था कि जो हमारा इंडिया है वो क्या होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, मतलब बहुत सारे स्टेट से मिलकर बना हुआ होगा, विथ ईच स्टेट हैविंग इट्स ओन गवर्नमेंट। और उसमें ये भी लिखा हुआ था कि जितने भी स्टेट बनेंगे वो सारे स्टेट के अपने अलग से एक गवर्नमेंट होगा और सेंट्रल पर जो है एक अलग गवर्नमेंट होगा, ये लिखा हुआ था। बट द क्वेश्चन वाज ऑन दिस बेसिस, ऑन व्हाट बेसिस शुड दिस स्टेट बी फॉर्म। कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिख दिया गया कि इंडिया में क्या होगा, अलग अलग स्टेट्स होंगे, लेकिन इन स्टेट्स का फॉर्मेशन किस बेसिस पर होगा? क्या पॉपुलेशन के बेसिस पर होगा, रिलीजियस बेसिस पर होगा, कास्ट के बेसिस पर होगा, लैंग्वेज के बेसिस पर होगा, या एजुकेशन के बेसिस पर होगा? किस बेसिस पर हम लोग स्टेट बनाएंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है नहीं लिखा हुआ था। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है क्रिएट हुआ। The British had divided their Indian empire into administrative provinces। जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में रूल करते थे, तो जिन जिन जगहों पर वो रूल करते थे उसको अलग अलग प्रोविंसेस में उन्होंने डिवाइड कर दिया था। जैसे आपने हिस्ट्री जब पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, एक मद्रास प्रोविंसेस था, ठीक है। और वो जो मद्रास प्रोविंसेस जो था, उसमें आज के डेट में कौन कौन से स्टेट आते थे? तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटका और केरला। ये उस समय मद्रास कहलाते थे, मद्रास के पार्ट थे। जो बॉम्बे, बॉम्बे में कौन कौन इंक्लूड थे? देखो, बॉम्बे में जो मराठी लोग थे, गुजरात, कन्नड़, कोंकणी, मतलब कोंकणी मतलब एक तरीके से गोवा, एंड अदर लैंग्वेजेस, इस लैंग्वेज को बोलने वाले लोग वहां पर रहते थे। In addition, there were princely kingdom whose subjected also different language. For example, the Nizam of Hyderabad states where people spoke Urdu, Telugu, Marathi and Kannada। ये तो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल वाले हिस्से हो गए। इसके अलावा कुछ प्रिंसली स्टेट थे, जैसे हैदराबाद। हैदराबाद जो था, वहां का जो निजाम, निजाम मतलब समझ लो किंग, ठीक है। मुस्लिम एम्पायर था, तो मुस्लिम एम्पायर को किंग को उसमें निजाम बोलते हैं। निजाम ऑफ हैदराबाद में वो तो इंडिपेंडेंट था, वहां पर भी उर्दू बोलने वाले, तेलुगु बोलने वाले, मराठी बोलने वाले, कन्नड़ बोलने वाले लोग जो है एग्जिस्ट करते थे। तो अब देखो, एक प्रोविंसेस है लेकिन कई सारे लैंग्वेजेस को बोलने वाले लोग हैं। तो अगर हम लोग मान लो जैसे तेलुगु बोलने वाले लोगों के लिए एक अलग से स्टेट बना देंगे, तो जो मराठी बोलने वाले हैं, जो गुजराती बोलने वाले, जो कन्नड़ बोलने वाले, वो तो क्या करेंगे? वायलेंस करेंगे।
हमको इग्नोर कर रहे हो, आप तेलुगु बोलने वालों के लिए एक अलग से स्टेट बना दिया, हमारे लिए नहीं बनाए करके। तो ऐसे बहुत सारे उस समय क्वेश्चन थे हमारे लीडर्स के सामने। A major demand during the freedom movement was that states should be organized on the basis of dominant regional language। एक डिमांड उस समय जब फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था 1920 से लेकर 1945 के बीच के पीरियड को हम लोग मेनली बोलते हैं क्या बोलते हैं, फ्रीडम मूवमेंट्स पीरियड करके। तो उस समय क्या था कि जितने भी लोग थे वो सब ये डिमांड कर रहे थे कि जैसे ही हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा, लैंग्वेज के बेसिस पर अलग अलग स्टेट बनाएंगे करके। ठीक है। At that time, people speaking that the same language who lived in the different provinces in the princely state were demanding their own state। और अलग अलग हिस्सों में रहने वाले अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग डिमांड करते थे कि पूरे इंडिया में जहां पर भी मराठी बोलने वाले लोग हैं, वो सारे मराठियों के लिए एक अलग स्टेट बनेगा। जितने भी गुजरात के लोग हैं अलग अलग जगहों पर फैले हुए, उन सबको एक जगह पर रख के गुजरात बनाया जाएगा। मतलब ऐसे जो है उस समय डिमांड किया जा रहा था। कब डिमांड किया जा रहा था? जब फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, मतलब 1920 से लेकर 1945 के बीच की मेनली रफली इस पीरियड में ऐसी बातें लोगों में हो रही थी। In 1917, the Congress Party announced that it would be reorganize the state on a linguistic basis once the country gained independence। अच्छा, आपको ये भी पता होगा कि जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था उससे पहले भी इलेक्शन होते थे और कांग्रेस पार्टी फॉर्म्ड हो चुकी थी। और कांग्रेस पार्टी कब फॉर्म्ड हो गई थी? 1885 में जो है कांग्रेस पार्टी फॉर्म्ड हो गई थी। और भले ही सेंट्रल पर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, लेकिन स्टेट्स वगैरह में जो है कांग्रेस पार्टी इलेक्शन जो है लड़ती थी। तो 1917 के इलेक्शन के टाइम में जो कांग्रेस पार्टी थी उसने ये अनाउंस कर दिया कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो हम लोग लैंग्वेज के बेसिस पर अलग अलग स्टेट्स जो है बना देंगे। ये उस समय इन्होंने फ्लो में बोल दिया था, लेकिन बाद में यही चीज प्रॉब्लम हुई। देखो, the party had already set up its regional units on a linguistic basis, but once India gained independence in 1947, the biggest concern was to maintain the unity of the country after the trauma of bifurcation on a religious basis। 1917 में कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ने बोल तो दिया कि हम लोग स्टेट के बेसिस स्टेट जो बनाएंगे वो लैंग्वेज के बेसिस पर बनाएंगे, लेकिन जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया 1947 में, तो अब जो पुरानी बात थी अब लोग डिमांड करने लगे, क्योंकि 1917 में जो लीडर थे वो बोल चुके थे कि आपने बोला था कि जैसे इंडिपेंडेंट होगा आप लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट बनाओगे। जैसे ही 1947 आया, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, अब लोग डिमांड करने लगे कि आपने 1917 में जो प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस को फुलफिल करो करके। लेकिन वो कितने साल पहले की बात है? वो 20 साल पहले की बात है, 30 साल पहले की बात थी। 1917 के 30 साल बाद इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। तो उस समय जो कंडीशंस थे कुछ और थे। तो क्या कंडीशंस थे? एक तो अलग से ही रिलीजियस बेसिस पर इंडिया जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो चुका था। इंडिया और पाकिस्तान मेजरली बोला जाए तो मुस्लिम कंट्री और हिंदू कंट्री में ऑलरेडी डिवाइड हो चुका था, और उस डिवीजन के समय बहुत सारे क्राइम हुए थे। तो जो उस समय के हमारे जो लीडर्स थे वो ये चाहते थे कि एक तो रिलीजियस बेसिस पर ऑलरेडी बाइफर्केशन हो चुका है, कंट्रीज अलग हो चुकी है, अगर हम लोग लैंग्वेज के बेसिस पर अगर स्टेट्स बनाना स्टार्ट कर दें तो हमारा इंडिया यूनाइट नहीं हो पाएगा, वो बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा, या बोल सकते हैं बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज बन जाएंगी। ठीक है, जैसे अभी हम लोग यूपी, उत्तर प्रदेश एक स्टेट है बोलते हैं, अगर हम लोग उसी समय 1947 के टाइम पे अगर हम लोग लैंग्वेज के बेसिस पर अगर हम लोग अगर स्टेट बनाना चाहते तो उस समय यूपी जो है एक अलग स्टेट बनता, या बोल सकते एक अलग से कंट्री बन जाता। क्योंकि जैसे ही एक लैंग्वेज को बोलने वाले जो लोग हैं अगर वो एक साथ आ जाते तो फिर वो क्या करते, हमें एक अलग कंट्री चाहिए, ये डिमांड करते। तो उस समय के जो वर्ल्ड लीडर्स थे, मतलब जो इंडिया के लीडर्स थे, वो इस चीज से बचना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि किसी भी रीजन से जो है इंडिया जो है यूनाइट रहे, और कुछ टाइम के लिए ये जो स्टेट का जो बनने का जो कंडीशन है, मतलब नए स्टेट्स का फॉर्मेशन को कुछ समय तक रोक दिया जाए, ये चाहते थे। और इसीलिए उस समय के जो लीडर थे, मतलब जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने क्या किया, एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी को बोलते हैं धर कमीशन। एस के धर इनका नाम था। एस के धर इस कमेटी को लीड कर रहे थे। इनको बोला गया कि आप जो सिचुएशन है इंडिया में आप इसको स्टडी करो और हमें बताओ प्रेजेंट डेट में लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट बनाना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इसके धर ने क्या किया, अपना पूरा स्टडी किया और उन्होंने गवर्नमेंट को ये रिकमेंड किया, देखो
The commission recommended that the issue should be postponed because setting up regional administrative units on linguistic basis would only aggravate divisive tendencies in the endangered national unity। और इसके धार कमेटी ने कुछ टाइम बाद अपना रिपोर्ट दिया और बोला गवर्नमेंट को, जवाहरलाल नेहरू को, उस समय प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे, उनको बोला गया कि देखिए आप जो है लैंग्वेज के बेसिस पर अगर आप स्टेट का डिवीजन करोगे तो इससे नेशनल यूनिटी को क्या होगा, खतरा होगा। मतलब एक तो रिलीजियस बेसिस पर ऐसे ही मार काट हो रहे हैं, अगर स्टेट के बेसिस पर आप बना दिए तो स्टेट के बेसिस पर अगर बना दोगे तो एक लैंग्वेज वाले तो खुश रहेंगे लेकिन दूसरे लैंग्वेज वाले फिर गुस्सा हो जाएंगे, तो फिर उससे क्राइम बढ़ जाएगा। तो इस समय सही कंडीशन नहीं है कि आप स्टेट्स का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर दो करके। ये एसके धार कमेटी के रिपोर्ट ने जो है गवर्नमेंट को बताया। Nevertheless, people's movement were launched in many regions of the country demanding linguistic state। लेकिन गवर्नमेंट को तो इसने बता दिया कि ऐसा मत करो करके, लेकिन जो लोग थे वो लोग अब डिमांड करने लगे कि आपने बोला था लिंग्विस्टिक बेसिस पर बनाओगे, अब आप बोल रहे हो कि अभी नहीं बनाएंगे करके। तो बहुत सारे स्ट्राइक्स जो है क्या हो गए, स्टार्ट हो गए, बहुत सारे मूवमेंट स्टार्ट हो गए। स्पेशली जो मूवमेंट स्टार्ट हुए वो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुए। अब सबसे जो मेजर जो कंसर्न था वो था आंध्र प्रदेश का। और आपको पता होगा कि लैंग्वेज के बेसिस पर बनने वाला इंडिया का सबसे पहला स्टेट जो है वो आंध्र प्रदेश है। तो देखो आंध्र प्रदेश की स्टोरी क्या थी, गवर्नमेंट को क्यों झुकना पड़ गया, क्योंकि गवर्नमेंट पहले बोल चुकी थी कि हम अभी नहीं बनाएंगे, अभी ऐसा सिचुएशन नहीं है कि हम लोग लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट बनाए करके, वो कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दी थी। लेकिन लोगों के प्रेशर में आकर गवर्नमेंट को फिर से झुकना पड़ा और क्या क्या चीजें हुई आंध्र प्रदेश में और कैसे आंध्र प्रदेश एक नया स्टेट बनकर आया ये हम लोग समझते हैं। 1952 की बात है, जो तेलुगु बोलने वाले जो लोग थे या तेलुगु बोलने वाले जो फ्रीडम फाइटर थे, उस समय उनका नाम था पोट्टी श्रीरामुल्लू करके इनका नाम था, ठीक है। अंडरटूक अ फास्ट ऑन टू डेथ इन सपोर्ट ऑफ डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये जो पोट्टी श्रीरामुल्लू है, ये इनका फोटो साइड में दिया हुआ है, इन्होंने क्या किया, ये एक फ्रीडम फाइटर भी थे। इन्होंने क्या बोला कि ये रिप्रेजेंट करते थे तेलुगु बोलने वाले लोगों को, तो इन्होंने क्या बोला कि तेलुगु बोलने वाले लोगों के लिए एक अलग से आप कंट्री स्टेट बनाओ करके। और इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, फास्ट रखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फास्ट मतलब समझते हो, भूखा रहना, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट क्या 58 डेज तक हंगर स्ट्राइक की, भूख हड़ताल किया इन्होंने 58 डेज तक। और 58 डेज के बाद ये क्या हो गया, इनका डेथ हो गया। The news of his death lead to large scale violence in all the Telugu speaking regions। अब जैसे ही लोगों को पता चला, तेलुगु बोलने वाले लोगों के लिए ये लड़ रहे थे, अब इनकी डेथ हो गई हंगर स्ट्राइक से, तो जैसे ही लोगों को पता चला कि हमारे लीडर की जो है हंगर स्ट्राइक से डेथ हो गई करके, पूरे तेलुगु रीजन में क्या हो गया, उस समय जो है वायलेंस हो गया। वायलेंस मतलब एक तरीके से मार काट, जिसको मिले काटो, जिसको मिले मारो, पुलिस पे फायरिंग, बहुत सारे ऐसा हुआ। तो बदले में पुलिस ने भी क्या किया, फायरिंग करना स्टार्ट किया, जिससे बहुत सारे इनोसेंट लोगों की भी जान चली गई। The government was forced to concede to the demand of the people and the new state of Andhra Pradesh was created in October 1953। और फाइनली गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, सरेंडर करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे इनोसेंट लोग मारे जा रहे थे, बहुत सारे क्राइम बढ़ रहे थे। तो फिर गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, हम तेलुगु बोलने वाले लोगों के लिए एक रीजन बनाएंगे और उस स्टेट का जो नाम होगा वो होगा आंध्र प्रदेश। सो इस तरीके से आंध्र प्रदेश जो है अक्टूबर 1953 में लिंग्विस्टिक बेसिस पर बनने वाला फर्स्ट स्टेट जो है बन गया। तो ये आप हमेशा ध्यान रखना, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर बनने वाला सबसे पहला स्टेट कौन सा था, तो याद रखना 1953 में आंध्र प्रदेश बना था। अब इस आंध्र प्रदेश में कौन कौन से पार्ट्स जुड़ गए देखो, तो कुछ मद्रास के पार्ट जुड़े जो तमिल लैंग्वेज वाले बोलने वाले लोग थे, कुछ महाराष्ट्र के हिस्से आ गए और आंध्र प्रदेश जो बन गया। The success of the Andhra Pradesh movement spreaded the other groups to pursue their linguistic agenda with the greater zeal। अब जैसे ही तेलुगु बोलने वाले लोगों के सामने सरकार झुक गई, अब बाकी लैंग्वेज को बोलने वाले जो लोग थे उनकी भी डिमांड क्या होने लगी, बढ़ने लगी। अब वो भी डिमांड करने लगे कि हमें भी क्या चाहिए, अलग से स्टेट चाहिए, गुजराती मद्रासी सबके लिए हमें एक अलग से स्टेट चाहिए करके, ठीक है। अब देखो रीऑर्गेनाइजिंग स्टेट ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस वाज नॉट एन इजी टास्क। ये कोई इजी टास्क नहीं था कि लैंग्वेज के बेसिस पर आप स्टेट बना दो और स्टेट बनाने के बाद सब खुश रहेंगे, ऐसा नहीं था। In many regions, several languages were spoken, so it was difficult to demarcate
where an area speaking one language ended and the where an area speaking another language began। अब देखो जैसे हमारे छत्तीसगढ़ की ही बात करें तो छत्तीसगढ़ में हिंदी बोलने वाले लोग हैं, कुछ छत्तीसगढ़ी बोलने, कुछ क्या बहुत सारे छत्तीसगढ़ी बोलने वाले लोग हैं, कुछ उड़िया बोलने वाले लोग हैं। तो कोई बाउंड्री नहीं थी कि यहाँ से लेके यहाँ तक हिंदी बोलने वाले हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक इंग्लिश बोलने वाले, यहाँ से लेके यहाँ तक छत्तीसगढ़ी बोलने वाले। सो लैंग्वेज की कोई बाउंड्री नहीं थी। तो किस बेसिस पर इस पर्टिकुलर रीजन को हम लोग छत्तीसगढ़ बोले, किस पर्टिकुलर रीजन को एमपी बोले, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं था। ठीक है। सो देयर वाज आल्सो ए क्वेश्चन ऑफ द स्टेटस ऑफ माइनॉरिटी लैंग्वेज। चलो अगर मान लो एक पर्टिकुलर एरिया वहां पर हिंदी बोलने वाले लोग ज्यादा हैं, उसको एक स्टेट बना देते हैं, लेकिन उस जगह पर कुछ माइनॉरिटीज भी तो है जो उड़िया, तेलुगु, तमिल बोलते हैं, उनका क्या होगा। ठीक है। इन एडिशन सिटीज लाइक मद्रास, जैसे अभी मद्रास की बात करें, चेन्नई, बॉम्बे जिसको हम लोग मुंबई बोलते हैं, ये ऐसे रीजन थे जहां पर बहुत सारे लैंग्वेज को बोलने वाले लोग थे और बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे जिन्होंने अपना पैसा यहाँ पे लगाया था। तो अगर मराठी बोलने वाले लोगों के लिए मुंबई बना दिया जाए और चेन्नई और मद्रास के लिए जो मद्रासी बोलने वाले लोगों के लिए अगर ये चेन्नई बना दिया जाए, तो बाकी सारे लोग कहाँ जाएंगे? ये भी तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है उनके सामने जो है था। Which states would these cities belong to? Should they be created by separated by the city? अब किस जगह को एक सिटी बनाया जाए, कहां से कहां तक को दूसरा सिटी बनाया जाए, कहां से कहां तक एक स्टेट बनाया जाए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। आप खुद इमेजिन करके देखो, अगर आप उनके जगह होते तो आपने भी बहुत सारे गांव घुमा होगा, बहुत सारे स्टेट घुमा होगा, तो आप कैसे बोल दोगे कि ये जो इतना बड़ा रीजन है, इस रीजन को हिंदी बोलने वाले लोग ही रहते हैं, इसको एक स्टेट बना देंगे, ये उड़िया बोलने वाले लोग हैं, यहाँ पर इसको बना देंगे। तो जो मेजोरिटी है उसको फायदा तो होगा, लेकिन माइनॉरिटी को क्या होगा? फिर से नुकसान होगा। तो जिस चीज के लिए हमने फ्रीडम फाइटर्स लड़े थे हमारे, कि सब इंडिपेंडेंट हो, चाहे मेजोरिटी हो चाहे माइनॉरिटी हो, फिर से वही प्रॉब्लम आ जाती। फिर से मेजोरिटी वाले जो लैंग्वेज वाले जो लोग थे वो क्या करते? रूल करते, बाकी माइनॉरिटी वाले कहाँ जाते? फिर से प्रॉब्लम क्रिएट होती। That was not all. A large part of country has so-called Hindi-speaking people who actually spoke छत्तीसगढ़ी, बुंदेली, भोजपुरी, अवधी, हरियाणवी, मरवाड़ी। तो देखो हमारे बहुत बड़े हिस्से में हिंदी बोलने वाले लोग तो रहते थे, लेकिन साथ ही साथ छत्तीसगढ़ी, बुंदेली, भोजपुरी, अवधी, ये सारे लैंग्वेज को बोलने वाले भी रहते थे। Should each regional language area be carved out in the separate state? क्या हर लैंग्वेज को बोलने वाले लोगों के लिए एक अलग से स्टेट बना पाना पॉसिबल है? आंसर है बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। What should be done with the आदिवासी रीजन? अब देखो कुछ अब मान लो तुमने छत्तीसगढ़ी के लिए छत्तीसगढ़ बना दिया, बुंदेलखंड के लिए बुंदेलखंड बना दिया, भोजपुरी के लिए बिहार बना दिया, लेकिन उन लोगों का क्या होगा जो आदिवासी, आदिवासी मतलब जो जंगल में रहते हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनका तो लैंग्वेज, उनका तो कल्चर ही टोटली डिफरेंट है। तो हम लोग के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर थी। The government constituted a state reorganization commission to look into all the demands and give its recommendation। एक कमेटी सबसे स्टार्टिंग में बनी थी, कौन सी? एसके धर कमेटी। एसके धर कमेटी के बाद फिर से गवर्नमेंट ने 1955 में के आसपास जो है एक और कमेटी बनाई और उनको बोला गया कि आप फिर से सिचुएशन को स्टडी करो और बताओ कि क्या लैंग्वेज बेसिस पर जो है स्टेट बना पाना सही रहेगा कि नहीं, क्योंकि जैसे ही आंध्र प्रदेश बना, बाकी सबकी डिमांड भी बहुत रेपिडली बढ़ना चालू हो गई। Its recommendations were broadly accepted and formed the basis of the reorganization state. So eventually the Indian state were created on linguistic basis। लेकिन जो कमेटी बनी थी उस कमेटी ने बोला कि हाँ, आपको अगर आप इंडिया को एक देखना चाहते हो, अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ नहीं देखना चाहते हो, तो आपको लैंग्वेज के बेसिस पर जो है क्या करना चाहिए? स्टेट जो है बना दिया जाना चाहिए। और उसके बाद गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया और लैंग्वेज के बेसिस पर जो है क्या किया? बहुत सारे स्टेट जो है उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिए। जैसे यहाँ पर देखो, हिंदी बोलने वाले मेजर लोगों के लिए यूपी, बिहारी लोगों के लिए बिहार, और बंगाली बोलने वालों के लिए वेस्ट बंगाल, उड़िया बोलने वालों के लिए उड़ीसा। ये 1961 का इंडिया का मैप है। उस समय इतने स्टेट हमारे पास थे। देखो हमारा छत्तीसगढ़ उस समय एक नया क्या हुआ था? स्टेट जो है नहीं बना था, क्योंकि वो एमपी के पार्ट में आता था। देखो ये वाला जो पूरा रीजन है ना, फिर ये बाद में जाकर 2000 में हमारा छत्तीसगढ़ जो है एमपी से क्या हुआ था? सेपरेट हुआ था। तो उस समय 1961 के आसपास जो भी स्टेट्स बने थे वो सब किसके बेसिस पर थे? लिंग्विस्टिक बेसिस पर थे। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि अब स्टेट तो बन गए, अब इन स्टेट्स को डेवलप भी करना है। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारी प्रॉब्लम थी, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहो, वीडियो को शेयर करना और कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना। ठीक है, बाय बाय।